चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ब्लड के दूसरा टॉपिक। यानी हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में और ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ब्लड को 2% में डिवाइड किया गया है ना। यानी फॉर्म एलिमेंट कंपोजिशन के बेस पे ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फॉर्म एलिमेंट एंड प्लाज्मा पोर्शन। तो हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक, आज हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट के बारे में। यानी फॉर्म एलिमेंट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आरबीसी रहेगा। उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ाएंगे। और आरबीसी में जो हमारा टॉपिक है उसमें 3 हेडिंग आज हम पढ़ाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन, नॉर्मल काउंट और मॉर्फोलॉजी। ठीक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए आप और इसको समझते रहिए, और जो याद करने वाला पॉइंट है उसको आप याद भी रखिए और रिवाइज भी करिए। ठीक है। तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोस मतलब क्या होता है? रेड, और साइट मतलब होता है सेल, यानी रेड सेल। ठीक है, ओके। क्योंकि हमारे ब्लड में मोस्ट अबंडेंट पार्ट होता है ये आरबीसी। ठीक, और इस आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी या एरिथ्रोसाइट सेल। ठीक, दूसरा चीज ये है कि ये आरबीसी है, इसके सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक, साथ ही साथ अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होगा। ठीक, और कुछ सेल ऑर्गन्स भी होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, और गाल्जी एपरेटस। ठीक है, साथ ही साथ इसके मेम्ब्रेन पे इंसुलिन रिसेप्टर्स भी एब्सेंट होता है। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसको इंसुलिन से लेना देना नहीं है, इंसुलिन रहे या नहीं रहे, यानी ठीक है ना। तो इस तरीके से जिसको डायबिटीज हो जाता है उसमें क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो ये उस क्या है, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है ना। रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, जितना उसको ग्लूकोज मिलना चाहिए वो पहले जैसा ही मिलेगा। ठीक, तो ये जो अच्छा मान के चलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ये अपना एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि बाकी सेल में जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेज साइकिल चलता है, उससे एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक भाई, इसको ज्यादा काम थोड़ी कुछ दिया गया है। हमारे बॉडी में जो आरबीसी सेल्स को ज्यादा काम थोड़ी दिया गया है। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना, सेल तक पहुंचाना। तो ये जो अपना एनर्जी का प्रोडक्शन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस, है ना, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा क्या करता है? ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक, दूसरी बात ये है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो ये ईमानदारी के साथ हमारे टारगेट सेल को ऑक्सीजन दे पाएगा। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो तो उसमें क्रेब साइकिल चलती है, और जब क्रेब साइकिल चलेगी तो उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है, इसलिए, है ना, तो ये ईमानदारी से ऑक्सीजन जो है टिश्यू को डिलीवर नहीं कर पाता। ठीक, लेकिन अगर जितने भी मेमल्स हैं, है ना, तो मेमल में हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग आरबीसी क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, लेकिन कैमल क्या है? कैमल के ब्लड में भी तो आरबीसी होता है, लेकिन उसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आप अलग से याद रखिएगा। ठीक, अगर इसके काउंट की बात करें तो ये कितना होता है हमारे ब्लड में? एक रेंज की बात करें तो 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक, इन नॉर्मल रेंज है रेंज। लेकिन अगर इसमें मेल एडल्ट की बात करें, मेल एडल्ट की बात करें तो कितना होता है? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एक फीमेल एडल्ट की बात करें तो कितना होगा? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इतना आपको समझ में आया? लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक, उसमें जो आरबीसी काउंट होता है वो ज्यादा होता है, और ये 1 से लेकर 10 दिन के बाद धीरे धीरे वो सेटल डाउन यानी कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज में वो भी आ जाता है। तो न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है? आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। ठीक, तो जो हमारा आरबीसी है उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना।
ठीक। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। तो एक नॉर्मल अगर मेल की बात करें तो 12 to 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है ना, पर डेसीलीटर। डेसीलीटर को हम 100 ml भी लिख सकते हैं। ठीक। मान के चलिए, मान लीजिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो कितना होगा, कितना ml ऑक्सीजन होगा? 1.34 इंटू 15 इसको टू कितना जाएगा? 20 ml ऑक्सीजन। ये आप निकाल सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन अगर आए तो आप निकाल कर बता सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी कैसा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है, जेनेटिक मटेरियल भी एब्सेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। लेकिन अगर मेमल में, अगर कैमल की बात करें तो उसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट से भी जानते हैं, क्योंकि इरिथ्रास मतलब होता है रेड, मतलब साइट मतलब होता है सेल, है ना। ये रेड सेल है, क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक। आगे हम आपको बताएंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम से ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। ठीक। हीम वाला पोर्शन जो होता है वो आयरन होता है, वो अलग हम आपको बताएंगे ना। फिर उसके बाद में हीम में आयरन, उसके बाद प्रोटोपोरफायरिन, वो हम हीमोग्लोबिन में आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अभी मैं आरबीसी पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक। धीरे धीरे चलिए, बाकी जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है ना। तो नॉर्मल रेंज हम लोगों ने पढ़ लिया। नॉर्मल रेंज में कितना होता है? 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। मेल एडल्ट की बात करें तो 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। फीमेल एडल्ट की बात करें तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है ना। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ml ऑक्सीजन होता है? 1.3 ml ऑक्सीजन। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होता है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब इसके मार्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो इसके शेप और साइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो आरबीसी वो कैसा होता है? डिस्क शेप होता है। और डिस्क शेप के बीच का डायमीटर देखें तो कितना होगा? 7.2 माइक्रोन होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कैसा होता है? बाई कॉनकेव। अगर इसको हम टॉप से देखें तो इसमें कॉनकेविटी पाई जाती है, तो इसलिए हमारा जो आरबीसी कैसा होता है? बाई कॉनकेव से होता है, बाई कॉनकेव से। ठीक है। ठीक। इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है बाई कॉनकेव में, अगर देखें तो बीच वाला पोर्शन कैसा है? थिनर है। और पेरिफेरल पोर्शन कैसा है? थिकर है, मोटा है ना। तो इस थिकनेस अगर लिखने को आ जाए तो कितना लिखेंगे आप? थिकनेस 2.2 माइक्रोन, और जो बीच वाला पोर्शन कितना है वो 1 माइक्रोन। ठीक, ओके। इसके क्रॉस सेक्शन को हम कट करके देखें तो कैसा दिखेगा? ये डम्बल शेप दिखेगा, डम्बल की तरह। ठीक। जो बाइकॉनकेव हमारा आरबीसी होता है उसके एडवांटेज क्या है? देखिए, आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है, तो उसके जो एडवांटेज है, इसका क्या है? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो गैस का जो एक्सचेंज है ना, वो इजीली हो पाएगा, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा? रैपिड होगा। ठीक। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि मान के चलिए कि हम मान ले इसको आरबीसी को हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में रखें। ठीक। तो जब हम हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में रखेंगे तो हमारा आरबीसी क्या करेगा? वाटर लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। इसको ऐसे सेप बना दें ताकि आसानी से आपको समझ में आए, है ना। ठीक। तो वाटर लेना स्टार्ट कर देगा, तो धीरे धीरे इसका जो मेम्ब्रेन है वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है ना। तो बाइकॉनकेव होने की वजह से इसका है कि थोड़ा सा टेंशन झेल सकता है ना। अगर इसमें वाटर आएगा भी तो ये फटेगा नहीं, रप्चर नहीं करेगा, तो एक तरीके से मिनिमल टेंशन ये अफोर्ड कर सकता है। इसका जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा टेंशन अफोर्ड कर सकता है, तो इसका एक एडवांटेज ये भी हो गया। दूसरा ये है कि ये हमारे ब्लड कैपिलरीज, जो छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहां से ये इजिली स्क्वीज कर सकता है, धीरे आराम से जा सकता है ना, बिना टूटे फटे या रप्चर किए हुए। ठीक। बूढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है टूट जाएगा, भाई बूढ़ा तो कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब ये नौजवान होता है तो आसानी से छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में ये आसानी से पास हो सकता है। ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा आरबीसी के बारे में। आरबीसी में 3 हेडिंग हमने डाला: इंट्रोडक्शन, नॉर्मल काउंट, मार्फोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ इसके यानी जो साइटोप्लाज्म है इसमें
माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, साथ ही साथ गोल्गी apparatus एब्सेंट होगा, और इसके जो मेम्ब्रेन है इसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं, यानी ये एक तरीके से इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात यह है कि इसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोस मतलब होता है रेड, साइट मतलब सेल, ठीक है। अगर इसका दूसरा हेडिंग देखें नॉर्मल काउंट, तो 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। रेंज की अगर हम बात करें तो इतना होता है। अगर हम मेल एडल्ट की बात करें तो 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अगर हम फीमेल एडल्ट की बात करें तो 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अगर देखा जाए कि एक ग्राम हीमोग्लोबिन में तुमसे कुछ पूछे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ml ऑक्सीजन होता है, तो 1.3 ml ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर एक देखा जाए कि मान लीजिए किसी का हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है, 15 ग्राम है, तो कितना ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? 20 ml, ठीक है। 20 ml ऑक्सीजन हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक। मार्फोलॉजी की तीसरा हेडिंग में मार्फोलॉजी का देखें तो उसके शेप साइज के बारे में देखें तो कैसा होता है, ये डिस्क शेप होता है, ठीक है ना। अगर उसको ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा, कॉनकेविटी पाई जाती है, यानी कैसा होगा, बाइकॉनकेव होगा। कैसा होगा, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव में हमने आपको बताया कि बीच वाला पोर्शन कैसा होता है, थिन, और पेरिफेरल पोर्शन कैसा होता है, थिक। तो बीच वाला पोर्शन थिनर है तो कितना होगा, 1 माइक्रोन, और जो पेरिफेरल पोर्शन है वो थिक है तो कितना होगा, 2.2 माइक्रोन, ठीक है ना। इसके एडवांटेज क्या भाई, बाइकॉनकेव, तो इसके एडवांटेज क्या है? ऐसा थोड़ी है कि इसे अपने आप बन गया है, इसके एडवांटेज कुछ ना कुछ होंगे। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रैपिड डिफिजन होगा। गैस का क्या होगा, रैपिड डिफिजन होगा ना, इजिली कोई भी चीज को रिमूव कर पाएगा आसानी से। दूसरा क्या है कि ये थोड़ा बहुत जो टेंशन है वो झेल सकता है ना। अगर इसको हम क्या करें, इसके अंदर वाटर एंटर करा दें तो थोड़ा बहुत ये टेंशन को झेल सकता है, यानी इसका जो ब्लड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो रप्चर नहीं करेगा, है ना। अब ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अगर कर देंगे तो क्या होगा, रप्चर कर जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लांट सेल के तरह उसके पास कोई वो क्या कहते हैं, सलवाल थोड़ी होता है ना। तो इसके पास सलवाल नहीं, इसलिए वो क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा। तीसरी चीज ये है कि ये आसानी से छोटी नलियों में ये आसानी से पास हो सकता है ना, इजिली स्क्वीज थ्रू द माइन्यूट कैपिलरीज, ओके। लेकिन ये जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, लड़खड़ा के गिर जाता है, तो क्या करोगे। लेकिन नौजवान होता है तो आसानी से पास हो जाता है, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।